नमस्कार विद्यार्थियों। आज का टॉपिक है लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वर्तमान समय में अधिकांश देश अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। जैसे देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देशों में लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था पाई जाती है, जबकि चीन, पूर्व सोवियत संघ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूर्वी यूरोप के देश हैं जैसे हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड आदि में समाजवादी समाज की स्थापना की गई है। लोकतांत्रिक समाज के बीच अगर हम देखें तो इसके विषय में जॉन लॉक, जे.एस. मिल, रूसो आदि के दर्शन में भी इसकी भावना देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि लोकतंत्र कहते किसको हैं, क्योंकि लोकतंत्र से ही ये लोकतांत्रिक शब्द बना हुआ है। लोकतंत्र वो होता है जहाँ की जो कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जो मूल अवधारणा है जो लोकतांत्रिक देशों की, उसमें यह है कि जो भी निर्णय लिए जाएं वो सर्वसम्मति से लिए जाएं। और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाना वर्तमान समय में संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक हो चुकी है और सभी के समक्ष कोई समस्या रख करके उसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए जो लोकतंत्र है, जिसमें कि शासन व्यवस्था को जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित की जाती है, तो उसमें जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है, क्योंकि जनता ने अपनी सहमति से उनको अपना प्रतिनिधि चुना है और ये प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो इसलिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि हमारे भारत देश में विद्यमान है और इसमें शासन व्यवस्था के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो जन प्रतिनिधियों की सहमति से लिया जाता है। कोई भी निर्णय तब बनता है जब सदन अर्थात विधानमंडल के द्वारा जब उसको स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। अधिकांश विद्वानों का ये कहना है कि लोकतंत्र और समाजवाद एक साथ विद्यमान नहीं हो सकता, लेकिन हमारे संविधान के अंतर्गत ही ये प्रावधान किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए कृत संकल्प हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया है। तो हमारे जो आज का टॉपिक है वो ये है कि लोकतांत्रिक समाज की पहले क्या विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहला बिंदु हम ले सकते हैं वयस्क मताधिकार और चुनाव। संविधान के द्वारा जितने भी वयस्क नागरिक हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है और हमारे यहाँ एक निश्चित कार्यकाल के पश्चात चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि किसी स्त्री या पुरुष, किसी ऊंचे या नीचे, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है और सभी वो नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया है और वो अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं और इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सरकार चलाई जाती है। दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं इसमें कि नागरिकों के मौलिक अधिकार। हमारे संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें प्रमुख अगर अधिकारों की बात करें तो वो हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विचार, भाषण और सभा सम्मेलन में अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें एक विशेष तत्व और सम्मिलित है जिसे कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों की ही बात करते हैं
तो दूसरों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो हमें अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग इस प्रकार से करना है जिससे कि किसी अन्य के मौलिक अधिकारों को उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें। इसलिए हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों को ही समान रूप से अपनाया गया है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक अपनी जीवन यापन स्वतंत्रता स्वायत्तता के साथ कर सके और उसे सरकार के द्वारा वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हों जिसमें कि अपने जीवन यापन कुशलतापूर्वक अच्छी तरह से कर सके। अगला जो बिंदु आता है वह है उत्तरदायी कार्यपालिका। भारत में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और उसका विश्वास खो देने के पश्चात उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस बिंदु को मैं और अधिक समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका अगर केंद्रीय स्तर के प्रशासन की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो सांसद होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में जो व्यवस्थापिकाएं होती हैं, विधानमंडल होते हैं, तो उसमें भी जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। और इन्हीं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो इसमें से बहुमत दल का जिस दल का बहुमत होता है उसके नेता को केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है और ये अपने अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। और ये मंत्रिमंडल अपने कार्यों के प्रति, अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। व्यवस्थापिका कौन सी व्यवस्थापिका? जो कि जनप्रतिनिधि सदन है, उसमें पक्ष ही नहीं विपक्ष भी बैठता है। तो पक्ष तो अपने पक्ष की कोई बुराई नहीं करते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो हमेशा सरकार के कमियां ढूंढते हैं और जो भी बातें होती हैं उसको उजागर करने का कार्य करते रहते हैं। तो जो मंत्रिमंडल है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, अपने कार्यों के प्रति जनप्रतिनिधि सदन अर्थात विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं। इनके द्वारा ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जा सकते जो कि जनता के लिए अहितकर हो। अगली जो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की जो विशेषता है हमारे भारत देश में वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है जो कि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाए रखने के लिए संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जैसे उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, अर्थात उनको सरल विधि के द्वारा जो नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी हैं, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो की जा सकती है, लेकिन उनकी पदच्युति इनके द्वारा नहीं की जा सकती। पदच्युति के लिए सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसे कि महाभियोग कहा जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है और जिसमें कि दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य होती है। तो इसलिए अभी तक के इतिहास में हमारे भारत में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो न्यायपालिका की स्वतंत्र बनाए रखने के उद्देश्य से की गई, जिससे कि निष्पक्ष रूप से न्यायाधीश के द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा सके। अगला जो बिंदु आता है वो है पंचायत राज का ढांचा। लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो विकेंद्रीकरण पर बल देती है। इसलिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। चूँकि जो राज्य हैं वो राज्य सूची से संबंधित विषयों का संचालन करते हैं और राज्य जिलों में विभाजित है और जिले गांवों में। तो इस तरह से जो ग्रामीण स्तर है या नगरीय स्तर है उन्हें स्थानीय स्वशासन के नाम से संबोधित किया जाता है। यद्यपि स्थानीय स्वशासन स्नातक 3य वर्ष से संबंधित विषय है तो उसे अगले वर्ष
आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको विस्तृत उसका आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगी कि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। 73वें 74वें संविधान संशोधन से पूर्व ये पूर्णतया राज्य पर निर्भर थे। राज्य के निर्देशानुसार ही स्थानीय स्वशासन के द्वारा कार्य किया जाता था। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात इन्हें अलग से एक अपना अस्तित्व प्रदान कर दिया गया है, जिसमें इनके अलग अपने विषय हैं जिस पर ये शासन करने के लिए स्वायत्त हैं, और एक प्रभावी या हम कहेंगे ये महत्वपूर्ण कदम है जिसमें कि स्थानीय स्तर को भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसमें कि शासन एवं प्रशासन को ये संचालित करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी भारतीय व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसमें राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई हैं, स्थानीय स्तर को भी शक्तियाँ दी गई हैं, और केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रशासन है, अर्थात त्रिस्तरीय शासन व्यवस्थाएं हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों में शासन एवं प्रशासन को संचालित करती हैं। और हमारे लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज में जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो जवाबदेहिता के आधार पर संचालित की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज की जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज लोकतंत्र की भावना को सुदृढ़ रूप से क्रियान्वित करने का कार्य करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।